हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ एंजाइम क्या होती है। उसमें स्पेशली आपके पास मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन, काइनेटिक्स थ्योरी पे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसी में आपका स्पेशली जो आपके मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन का ग्राफ था आपके किसके वर्सेस आपके रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। तो इसमें हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड मिचेलिस कांस्टेंट के बीच। ठीक है, तो इन दोनों के वजह सपोज मैंने कहा भी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है कंपेयर टू आपका Km से, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करेगी। अगर आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है तो उस चीज़ में आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल हम लोगों ने पूरा आपका मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन सॉल्व किया था। ठीक है, बट जो आपका मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन है उससे हम लोग एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग उसका वी मैक्स और Km की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिचेलिस मेंटेन ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका ग्राफ आपका क्या होता है, टोटली आपका हाइपरबोला होता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज पे देखें, जो आपका मिचेलिस मेंटेन ग्राफ था, ठीक है, ये ग्राफ आपके पास यहाँ तो आपके पास आर कह लो या आपका वी कह लो, यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिस्पोजिशन का। उसका जो ग्राफ आपका बेसिकली बना था एक हाइपरबोला ग्राफ बना था दिस टाइप से। यहाँ आपके पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी। ठीक है, यहाँ आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड दिस पोर्शन पर सपोज मैंने कहा ये आपके जो पैरामीटर है वो 5 तक है, तो यहाँ पर आपका 2.5 पे है। ठीक है, 2.5 पे क्या था, जहाँ आपका क्या हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इक्वल टू मिचेलिस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या था 1/2 वी मैक्स। ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास किस चीज़ का था, ये था आपका मिचेलिस कांस्टेंट का पॉइंट था। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में आपके पास कहीं भी हम लोग वी मैक्स और Km की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें टोटली आपका ग्राफ क्या है, हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसी को आपका बाद में दो साइंटिस्ट आए, एक आपका लाइनवेबर एंड आपका डीनबर्ग इन 1934 ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय रीअरेंज द मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि आपका मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन में आपकी वीमैक्स और Km की वैल्यू क्या थी, एग्जिट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, या उसकी एक्यूरेट वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसी को लाइन वेबर बल्क प्लॉट, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे इनका ये प्लॉट आपका नाम पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग उसको डिस्कस करें तो इसने बेसिकली सबसे पहले आपके पास क्या किया, टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द बोथ साइड ऑफ द मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन। अगर हम जो मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन हमारे पास थी उसको हम लोग रेसिप्रोकल करें, ठीक है, तो मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, V इक्वल टू वी मैक्स एस यानी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन एस प्लस Km। ठीक है, अब इसी को हम लोग अगर रेसिप्रोकल करते हैं यानी आपको इसको अपॉन में जाते हैं, यहाँ मैंने 1/v कर दिया और इसको जस्ट अपोजिट कर दिया दूसरे को, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/v इज इक्वल टू एस प्लस Km अपॉन वी मैक्स एस, इक्वेशन वी के। ठीक है, अब बोथ साइड हम लोगों ने क्या किया आपके पास, ठीक है, तो जो आपके पास नोमिनेटर है, नोमिनेटर से दोनों को आपको क्या करेंगे, अलग अलग यूज करेंगे। को अगर सेपरेट करें तो सेपरेट करने के बाद आपके पास इक्वेशन आएगी, वो आएगी 1/v इज इक्वल टू एस अपॉन वी मैक्स एस प्लस Km अपॉन वी मैक्स एस। ठीक है, यहाँ से आपका एस से एस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग इसको अगर सेपरेट करके लिखें फिर से तो 1/v इज इक्वल टू 1/v मैक्स प्लस Km अपॉन वी मैक्स। ठीक है, एंड इनटू 1/s। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग गौर से देखें
तो ये इक्वेशन आपके पास एक, अगर इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपके पास प्लॉट होता है। एक स्ट्रेट लाइन का आपके पास क्या आएगा, ग्राफ आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एक इक्वेशन में देखें जहां हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किया था y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इस इक्वेशन में देखें तो y इक्वल टू 1/v, ठीक है, m इक्वल टू km अपॉन v max एंड x इक्वल टू 1/s एंड c इक्वल टू 1/v max, ठीक है। तो आपके पास, आपको ये पता है जब भी आपके पास y इक्वल टू mx प्लस c, अगर इस इक्वेशन में अगर कोई भी इक्वेशन पुट अप होती है तो उसके लिए हमेशा ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। जिसमें आपका y एक्सेस पर अगर हम लोग देखें तो 1/v है, ठीक है, और x एक्सेस पे देखें तो 1/s है, ठीक है। आपका इंटरसेप्ट c, तो इंटरसेप्ट किसका बना हुआ आपका 1/v max का, और m इज ए ग्राफ प्लॉट लाइन, ठीक है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 ही आपकी क्या है, लाइन वेबर बर्क प्लॉट है, ठीक है। द प्लॉट ऑफ 1/v अगेंस्ट 1/s, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, लाइन वेबर बर्क प्लॉट, जिसमें आपके पास 1/r कह लीजिए, ये आपका 1/v, ठीक है। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है वर्सेस आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जहां आपके पास क्या था, जैसे y x में आपके पास क्या था, y इक्वल टू 1/v अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन, एंड x एक्सेस में 1/s, ठीक है। एंड आपका जो स्लोप बना दैट इज कॉल्ड m इक्वल टू km अपॉन v max, एंड इंटरसेप्ट पॉइंट, दिस इज ए इंटरसेप्ट पॉइंट, ठीक है, 1/v max, दिस इज ए इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इनके बीच आपकी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और इसकी वजह से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास km एंड s, km अपॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आपका लाइन वेबर बर्क प्लॉट। अगर हम लोग बेसिकली काइनेटिक थ्योरी में अगर टेम्परेचर एंड पीएच का इफेक्ट देखें, तो टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम लोग देखते हैं काइनेटिक थ्योरी में या एंजाइम मैकेनिज्म में, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आपका क्या होगा, एज द टेम्परेचर राइज रिचिंग मॉलिक्यूल्स हैव मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको अगर हम लोग किसी भी सिस्टम में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल का आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती है तो नेचुरल सी बात है आपको जो इफेक्ट कोलिजन है, इफेक्टिव आपके पास क्या है, कोलिजन है, उसके चांसेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर इफेक्टिव कोलिजन के चांस बढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड एज द सर्टेन टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। जो उसकी मैक्सिमम आपकी टेम्परेचर की कैपेसिटी है, कैपेसिटी बोलिए आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम लोग बेसिकली ह्यूमन बॉडी में देखें, ठीक है, जो एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो नियरली कितना होता है आपका 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक है। और ये आपके पास एक ग्राफ प्लॉट है जो टेम्परेचर वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। एक अमाउंट तक तो आपका कंटिन्यू क्या होगा, ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शन कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। बट अगर हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर इसमें टेम्परेचर दे दें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पे क्या होगा, जो आपका एंजाइम है वो आपका डीनेचुरेट हो जाएगा, ठीक है। डीनेचुरेट का मतलब हो जाता है क्योंकि जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन आपका डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, ठीक है। और जो अमीनो एसिड की प्रोटीन में बाइंडिंग है तो बाइंडिंग बेसिकली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अगर बाइंडिंग ब्रेक हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट हमें मिलती है वो अमीनो एसिड रेजिड्यू से ही मिलती है, ठीक है। तो जो आपका टोटली एंजाइम ही ब्रेक हो जाएगा, प्रोटीन पार्ट ही ब्रेक हो जाएगा, अमीनो एसिड ही ब्रेक हो जाएंगे, तो नेचुरल सी बात है जो उसकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट हमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और अगर एक्टिव साइट नहीं मिल पाती है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर हम लोग काइनेटिक थ्योरी में
अगर पीएच का इफेक्ट देखें कि आपका काइनेटिक थ्योरी पे या एंजाइम मैकेनिज्म पे आपके पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है या आपके पीएच का एंजाइमेटिक रिएक्शन में क्या रोल रहता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो पीएच, जैसे हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था, पीएच मेनली बैलेंस करता है आपका अमीनो एसिड को। ठीक है, अगर पीएच आपके पास हाई एंड लो होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर अमीनो एसिड रेजिड्यू। ठीक है, अगर पीएच चेंज होता है तो सबस्ट्रेट और अमीनो एसिड के रेजिड्यू में जो एक्टिव साइट होंगी वो भी क्या होंगी, चेंज होंगी। किसके अकॉर्डिंग, उसके पीएच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हमें एसिडिक नेचर का चाहिए, अगर एसिडिक नेचर आपका क्या है, एक्टिव पोर्शन है, ठीक है, बट पीएच उस रेंज में नहीं मिला तो आपकी साइट चेंज हो जाएगी। तो यानी बेसिकली अगर हम लोग कहें तो उसकी एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं एज द पीएच चेंज, द चेंज ऑफ द सबस्ट्रेट एंड अमीनो एसिड रेजिड्यू in the active site chain, thus the decreasing the interaction between enzyme and substrate with resulting decrease in the catalyst। ठीक है, अगर आपकी पीएच चेंज होती है तो आपके नेचुरल सी बात है कि आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलरली अमीनो एसिड का आपका रेजिड्यू है, ठीक है, रेजिड्यू जो एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट का इंटरेक्शन एंजाइम के साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका पीएच चेंज है, तो उसकी एक्टिव साइट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपका पीएच का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके पास पीएच, आप लोग किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। वो डिपेंड करेगा आप किस टाइप की एंजाइमेटिक रिएक्शन आपके पास हो रही है और उसमें आपका अमीनो एसिड किस टाइप का यूज हो रहा है, या एक्टिव साइट में आपके पास कौन सा अमीनो एसिड है, उसके अकॉर्डिंग अगर पीएच चेंज होती है तो नेचुरल सी बात है आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शन में भी चेंजमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, एवरी एंजाइम हैज ऑन optimum pH for the catalysis, both increasing or decreasing the pH will decrease the rate of catalysis। ठीक है, तो बेसिकली आपका पीएच का आपकी कैटालिटिकल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आपके पास जो अमीनो एसिड का रेजिड्यू है, ठीक है, अमीनो एसिड के रेजिड्यू के अकॉर्डिंग ही आपका पीएच भी क्या होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, ताकि जो आपके पास एंजाइम है और सबस्ट्रेट है इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन बना रहे और जिससे आपके आगे रिएक्शन या कैटालिटिकल रिएक्शन में आपको हेल्प मिले। ठीक, ये आपके पास पीएच का ग्राफ है, दिस इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड पीएच। ठीक, एंड दिस इज ए ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, इसमें भी आपको अगर ऑप्टिमम पीएच से अगर ज़्यादा अगर आप लोग पीएच दे दोगे तो आपके पास एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और एक्टिव साइट चेंज होगी तो रिएक्शन में भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके।